हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनु चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है। हमारे पास लगभग 9 दिन हैं अभी। और इंग्लिश पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो निकाल दी है कि उसमें आपके मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू। और इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट जीएस, और उसके अंदर क्या अभी लास्ट मोमेंट पे आपके मतलब चीज़ें होने चाहिए जिससे आपके थोड़े से मॉक्स में भी इम्प्रूव हो जाए और आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, अभी मैं आपको ये बोलूँ कि आप कोई नया सब्जेक्ट उठा लो या फिर मतलब कोई नई चीज़ उठा लो, बहुत ही रिलेवेंट वो नहीं होगा। ठीक है, ये जो बचे हुए दिन हैं इसके अंदर आप 4 से 5 नंबर अपने बढ़ा सकते हो, प्लस अपना ना रिवीजन बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हो स्टिल। ठीक है, तो मैंने प्रायोरिटी वाइज ऐसे सब्जेक्ट उठाए हुए हैं, फिर उन्हीं के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे कैसे आप उनको पर्टिकुलरली टाइम दे सकते हो और आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और मतलब फाइनल एग्जाम तक जब आप पहुंचो तो मतलब आप कॉन्फिडेंट फील करो उस दिन भी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। ठीक है, अभी ये बचा हुआ जो टाइम है ना, इसमें आपकी स्ट्रेंथ ही आपके पेपर में काम आने वाली है। ठीक है, अभी मैं आपसे बोल दूं कि भाई आप साइंस बैकग्राउंड से, आपकी हिस्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं आपसे बोल दूं कि नहीं अभी जो बचा हुआ टाइम है उसमें हिस्ट्री पढ़ डालो, फोड़ दोगे पेपर। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है, बिल्कुल बकवास स्ट्रेटेजी होगी वो। ठीक है, अभी लास्ट टाइम में आपको अपनी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बनाना है, और यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं हमारे पास में जिससे कि हम एग्जाम में एक स्ट्रैटेजी लेकर जाएं और प्रॉपरली जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो हमारा रिवाइज हो जाए और एग्जाम में हमारा 100% जाए उधर भी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में जो सबसे पहले मेरा रहता है वो है साइंस। ठीक है, अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो ऑब्वियसली आप किसी और चीज़ में अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी होगी। हाँ, ये बोल सकते हैं कि उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस साइंस से कम आते हैं। जैसे हम साइंस में बोल सकते हैं कि 20 से 25 सवाल जो है वो आते हैं, इको के 8 से 9 आते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है। बट आपको अपनी स्ट्रेंथ को प्रायोरिटी देनी है इधर। तो अगर आपकी साइंस अच्छी है तो आपको ना रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है उसके। ठीक है, अब आप इसको ना ऐसे भी रख सकते हो, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो तीनों सब्जेक्ट एक साथ उठाते हैं और अपना ना टारगेट रखते हैं कि हमें 3 दिन के अंदर ये पूरा निपटाना है। तो आप लोग भी ऐसा देख सकते हो। ठीक है, या तो आप फिजिक्स एक पूरा दिन लेके उसे पढ़ लो अच्छे से, दूसरे दिन में केमिस्ट्री, फिर तीसरे दिन में बायो पढ़ लो, या फिर आप तीनों का मिक्स भी ले सकते हो। ठीक है, पहले दिन आपने इतना परसेंट पढ़ा, दूसरे दिन इतना परसेंट पढ़ा और तीसरे दिन कंप्लीट कर दिया। आप ऐसे भी लेके चल सकते हो अगर आपकी साइंस स्ट्रांग है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी है ना तो आप इको को ऐसा रखो कि आप 1 से 1.5 दिन में निपटा दो, क्योंकि इतना सिलेबस नहीं है। मैंने ऑलरेडी मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स बताए हुए हैं। अगर किसी ने अभी तक इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो जाके सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक पढ़ लेना, स्टिल वो आपसे हो जाएंगे अगर एग्जाम में कोई भी टॉपिक उसका आता है। ठीक है, अभी माइक्रो मत उठाना, सिर्फ मैक्रो पढ़ के चले जाओ। ठीक है, फिर इसके बाद जो मैंने प्रायोरिटी लिस्ट में एक सब्जेक्ट रखा है दैट इज ज्योग्राफी। हर साल बहुत सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं, और मतलब कुछ बोल सकते हैं कि थोड़े से टफ होता है बट स्टिल इजी ही होते हैं, आप लोगों से आराम से हो जाएंगे अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, थर्ड हमारी आती है पॉलिटी। मैंने इसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी या आपको ऐसा लगता है कि आपसे कुछ छूट गया है तो आप वो वीडियो जाके देख लेना एक बार, और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक एटलीस्ट सारे पढ़ लेना। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारी आती है करंट अफेयर्स का पार्ट। करंट अफेयर्स बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि कौन से मंथ से लेके कहाँ तक की हम लोगों को पढ़नी है। तो आप लोगों को मिनिमम अप्रैल टू सितंबर या फिर अगस्त तो पढ़नी है। अप्रैल टू अगस्त तो मस्ट है। अगर उसके पीछे का भी आप 2-3 महीने का पढ़ लेते हो तो बहुत ही वो अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि वो थोड़ा पीछे का भी 1-2 न्यूज़ जो है वो पूछ ले रहा है। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट वहाँ पे हो जाएगा अगर आप लोगों ने 2-3 महीने पहले की भी वो पढ़ ली है। ठीक है, अगर हम लोग रफ एक आइडिया लगाएं तो आप लोग ऐसे मार्च से लेके अगस्त तक अगर पढ़ के बैठे हो तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीए वाला पार्ट। अब एट द एंड हम लोगों की आती है क्या, हम लोगों की आती है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हम लोगों को ये ऑलरेडी पता ही है, बट एट द सेम पॉइंट थोड़ा सा वास्ट है ये, है ना। तो एग्जाम के अंदर भी अगर क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हुए हैं या आप लोगों को लगता है कि आपने पढ़ रखा है आप तो ही उन्हें अटेम्प्ट करो, वरना पहले सारा इजी पार्ट अटेम्प्ट करो। उसके बाद देखो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो कितने मेरे अटेम्प्ट हुए हैं। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कम है तो आप तब हिस्ट्री के लिए जाओ। ठीक है, और हिस्ट्री के अंदर भी जो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से आते हैं आप वो तो टिक उसमें लगाओ। ठीक है, आपको फिर भी लग रहा है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम है तो आप थोड़ा सा फिर तो रिस्क लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, 2-4 सवाल आपको कहीं ना कहीं से फिर अटेम्प्ट करने
करने पड़ेंगे। लेकिन ये आपको देखना है कि ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा है और आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं। अगर पेपर टफ है तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके 50-55 भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही ठीक अटेम्प्ट है वो। और अगर ईजी है तो आप 60 या 70 का एक मार्जिन लेके चल सकते हो, ठीक है। मतलब 70 क्वेश्चन के आसपास, 75 के आसपास में आप कर सकते हो फिर टिक, अगर पेपर ईजी है तो। ज़्यादा अटेम्प्ट का कोई मतलब बनता नहीं है, फिर रॉन्ग हो जाएगी फालतू में तो नेगेटिव चला जाएगा वो। हम लोगों को 40+ स्कोर लेके आना है, ठीक है। मतलब इसकी कोई इतनी टेंशन नहीं है, 40+ हम लोगों को लेके आना है। 70+ में हमें या फिर 75+ जो है वो हमें इंग्लिश में देखना है, ठीक है। इंग्लिश की सारी वीडियो स्ट्रैटेजी वगैरह मैंने ऑलरेडी बना दी है, आप जाके देख सकते हो उसको, ठीक है। अब बात आती है कि अगर आपके मॉक्स में नंबर अभी भी थोड़ी सी मतलब अच्छे नहीं आ रहे हैं, अभी भी 40 की रेंज से आप दूर हो, तो उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट आ सकता है। यार अगर आप लोगों के अभी भी मतलब ऐसे 30 के आसपास, 25 के आसपास आ रहे हो और मैं ये बोल दूं कि अगले 9 दिन में आप इतना पढ़ोगे कि 45+ आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। तो स्टिल मैं फिर भी आपसे बोल रही हूँ, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, ठीक है। अभी वीकनेसेस पे नहीं जाना है। वीकनेसेस थोड़ी सी ब्रश अप जरूर हो सकती हैं, बट वो वीकनेसेस आपकी स्ट्रेंथ नहीं बन सकती हैं, अब इतना टाइम नहीं है, ठीक है। बस आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा मजबूत करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को ईको के एग्जाम में 7 या 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, आपकी वो इतनी स्ट्रांग है कि वो 8 सवालों में आप प्रॉपर ऐसे श्योर हो कि भाई कुछ गलत हो जाए, मेरा ये 8 सवाल बिल्कुल सही होने वाले हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। तो ये सारी चीज़ें ना अपने अंदर लेके आओ और जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ है ना और ज़्यादा मजबूत बनाओ इन चीज़ों को, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स अभी भी 25 के आसपास हैं, हाँ 5 से 6 नंबर अभी आप बढ़ा सकते हो। तो रिवीजन स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए उस चीज़ के लिए, और कैसे आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी लगा के यू कैन अटेम्प्ट एंड इंक्रीज योर 5 से 6 नंबर इन द मॉक्स, ठीक है। सबसे पहले यही होता है कि यार हम लोग है ना मॉक्स लगाते हैं, मैं बार बार ये चीज़ें बोलती हूँ कि उसका ना एनालिसिस किया करो। और अब एंड टाइम पे मैं आपसे बोल रही हूँ कि जो भी आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, फॉर एग्जांपल अगेन साइंस, अगर आपका वो स्ट्रॉन्ग एरिया है ना, तो जब आप एनालिसिस लेके बैठे हो ना, तो आप उस प्रॉपर पार्ट में जाओ, साइंस वाले पार्ट के अंदर जाओ कि मेरी कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, ठीक है। मतलब आपकी एक्यूरेसी साइंस में 90+ जानी चाहिए, तब आप मानो अपने आप को कि हाँ ये आपकी स्ट्रेंथ है और इसमें आपके बहुत अच्छे स्कोर हो रहे हैं। अगर आपकी उसमें एक्यूरेसी जो है वो 70 से नीचे है या 75 से भी नीचे है ना, तो फिर उसको स्ट्रेंथ मत बोलो अपनी। और उसमें फिर देखो, अगर आप उसको अपनी स्ट्रेंथ मानते हो तो इतनी मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है फिर, ठीक है, इतनी मिस्टेक्स उसमें क्यों हो रही है, उसको रिवाइज करो बस, ठीक है। ऐसे आप अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा स्ट्रेंथ अपनी बना सकते हो, है ना। फिर उसके बाद में आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर भी अगर आपका एक्यूरेसी 80 या 85 से नीचे जा रही है ना एग्जाम में, तो उसको फिर बैठो यार, देखो उसको, एटलीस्ट 85 तो उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सवाल जो है वो ज्योग्राफी के 15 से 20 आ रहे हैं, उसमें से आपके 20 में से जो है वो आपने 16 अटेम्प्ट किए, 16 में से आपके 14 सही हैं, बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ऐसे अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन रखना है एग्जाम के अंदर। हमें बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 नहीं लेके आने हैं, ठीक है, इतने नंबर चाहिए ही नहीं यार, हमें लेके आने हैं 40 से 45 नंबर। और वो अभी अपनी स्ट्रेंथ को आप स्ट्रेंथ बनाओ। मॉक दिया आपने, उसका एनालिसिस लेके बैठ जाओ, ठीक है। आपने साइंस वाला पोर्शन खोला, उसमें दिखा यार 90 से कम आ रही है, तो देखो कौन कौन से पार्ट आपके रॉन्ग हो रहे हैं। फिजिक्स में मिस्टेक्स हो रही हैं, ज्योग्राफी बायो में मिस्टेक्स हो रही हैं, केमिस्ट्री के अंदर मिस्टेक्स हो रही है, कहाँ पे हो रही है वो लेके बैठ जाओ। उनके भी पर्टिकुलर किस क्वेश्चन में मिस्टेक्स हो रही हैं। फॉर एग्जांपल बायो के अंदर टिश्यूज में आपकी मिस्टेक हो रही है, तो वो लिखो कहाँ पे, फिर उसको रिवाइज करो, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर इक्वेशंस में आपकी मिस्टेक्स हो रही है ना, मतलब एक्सोथर्मिक है, एंडो है, क्या है, आपको नहीं समझ आया कि कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं। फिजिक्स के अंदर आपके जो है वो लॉज वगैरह हैं, उनके अंदर मिस्टेक्स हो रही हैं, तो वो लिखो, उसको रिवाइज करो फिर, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखो। अब एट द एंड पॉइंट रिवीजन का सबसे बेस्ट वे होता है, या तो आप एक कोई भी 100 सवालों की एक प्लेलिस्ट लगा लो कहीं से भी, ठीक है, या फिर PYQ की कोई भी ऐसी प्लेलिस्ट लगा लो, मैराथन लगा लो, वन शॉट लगा लो, सबसे बढ़िया वे होता है रिवाइज करने का, ठीक है। और मतलब अगर आप कोई भी सवालों की सीरीज लगा रहे हो ना, उससे अच्छा कुछ नहीं होता है। वो साथ साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व होते रहते हैं और आपका टेस्ट भी होता रहता है कि आपने मतलब कितना आपका रेडी है और कौन सा पार्ट अभी वीक है, ठीक है। सेम ही स्ट्रेटेजी आपको ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी के लिए भी रखनी है। हमारा जो करंट अफेयर वाला पार्ट है उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। करंट अफेयर्स में भी सेक्शंस हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन भी उसमें आ जाता है हमारा। और अभी ऑपरेशन सिंदूर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो उसमें डिफेंस वाली न्यूज़ जो होंगी वो भी इस बार एग्जाम में देखने को मिलेंगी बहुत सारी, ठीक है। मतलब बहुत सारी नहीं, हाँ 1-2 पक्का आएगी उसके अंदर, जो भी उस टाइम पे इक्विपमेंट्स यूज़ हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल S-400, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर आ सकता है। तो आप लोगों को डिफेंस न्यूज़ पे भी प्रॉपर ध्यान देना
देना है। न्यूज़ के ना ऐसे टाइप्स हो जाते हैं उसके अंदर, तो उस पर प्रॉपर ध्यान दे के चलना है। और सेक्शनल्स आप लगा सकते हो कहीं से भी, मंथली जो भी आपने पढ़ा है, मतलब कहीं पे भी साइट पे जाके आप सेक्शनल लगा सकते हो उसका, ठीक है। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई हमारे रिलेटेड कि कैसे आप लोगों को अब ये 9 दिन यूटिलाइज़ करने हैं और क्या क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके लिए, और मतलब कैसे आपके 5-6 नंबर अभी मॉक्स में इंक्रीज़ हो जाएंगे, करंट अफेयर्स को लेके क्या होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा ना हिस्ट्री के सेक्शन पे आते हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, या एंशियंट और मॉडर्न का एक कॉम्बिनेशन रखा होगा। मिडिवल तो सब छोड़ के जाता है, मतलब है भी नहीं वो इतना पढ़ने लायक, क्योंकि आउटपुट इतना नहीं है, क्वेश्चंस नहीं आते उससे, ठीक है। तो एंशियंट और मॉडर्न अगर किसी ने पढ़ी है तो उसमें आप लोगों को एक ध्यान देना है, स्पेशली मॉडर्न के अंदर आप लोगों को ना टाइम लाइन बहुत अच्छे से उसकी याद रखनी है, ठीक है। मतलब आप लोग अपनी अभी अगर आप लोगों का ये मन है कि रिवीजन आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है, एंड यू हैव टू स्टार्ट दैट रिवीजन, तो आप लोग ये ध्यान देना कि रिवीजन के टाइम पे आप अपनी रफ कॉपी साइड में लेके बैठना। जो भी इंसिडेंट होते जा रहे हैं फर्स्ट से लेके लास्ट तक, उन्हें टाइम लाइन पे उतारना, लाइन खींचना, फिर उसमें ईयर लिखना, फिर वो सारे ऐसे ऐसे रफ स्केच आप लोग बना सकते हो उधर, ठीक है। टाइम लाइन का बहुत ज़्यादा उसमें ध्यान देना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उससे लेके कि ये सारे जो भी मतलब 4-5 इंसिडेंट्स होंगे वो उन्हें लिख देगा, फिर वो आपसे बोलता है कि अरेंज दैम इन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हेल्पिंग हो जाती है। स्पेशली जो ईयर वाले भी जो आते हैं, जैसे ट्रीटी, ये वाले ट्रीटी कौन से ईयर में हुई, मतलब अभी तक वो ये सब मैचिंग में पूछता है, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको इसका ऑर्डर याद होना चाहिए, टाइमलाइन आपको दिमाग में छपी होनी चाहिए, ठीक है। तो मॉडर्न के क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व हो जाएंगे जो इस मतलब वे से जो है वो रिलेटेड होंगे, ठीक है। इससे वो वाले भी एक कुछ सवाल आते हैं कि ये पर्टिकुलर लीडर इस टाइम पे था, ये पर्टिकुलर लीडर वो इस टाइम पे था, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन भी इससे सॉल्व हो सकते हैं आपके। प्लस उसमें कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं कि इस ईयर में जब ये वाली ट्रीटी हुई थी तो यहाँ पे ये वाला लीडर था, या फिर इस ईयर में जब ये वाली ट्रीटी अंग्रेजों के साथ हुई थी तो उस टाइम पे उन लोगों का सेनापति ये था। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके वो इस टाइम लाइन वाली चीज़ से सॉल्व हो जाएंगे, तो इसका थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी एंशियंट के अंदर तो आपको वही ऋग्वेदिक सोसाइटी, मौर्यन एम्पायर वगैरह, वहाँ जनपद जो पूरा उनका काल है वो, ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है। या तो उस टाइम पे जो भी उन लोगों की सोशल चीज़ें थी, उनकी इकोनॉमी थी, ठीक है, उनका जो था फॉर एग्जांपल जो भी उन लोगों ने सेक्ट चारों तरफ चलाए थे वो सारी चीज़ें हो गई, क्या उनका इन्फ्लुएंस रहा था वो हो गई। बुद्धिज़्म और जैनिज्म का कंपैरिजन हो गया, क्या चीज़ें दोनों में कॉमन थी, क्या डिफरेंसेस थे, ठीक है। उनकी बुक्स हो गई, उनकी जितनी भी मीटिंग्स वगैरह हुई थी, ठीक है, कौन सी मीटिंग में कौन सा अध्यक्ष था उसका, ठीक है, क्या क्या उसका रिजल्ट निकला। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। अब फाइनली इन सब से हटके एक बहुत ही कॉमन सी चीज़, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें रात रात भर पढ़ने की आदत होगी, वो दिन में सोते होंगे, ठीक है। तो अपना रूटीन यू हैव टू चेंज स्लाइटली। अभी क्या होगा, अगर आपने यही रूटीन अपना रखा ना तो आपको एग्जाम वाले दिन नींद आएगी फिर, ठीक है। मतलब एग्जाम के अंदर फोकस ही नहीं हो पाएगा। ये चीज़ मैंने फेस की है। मतलब ऐसा होता था ना कि मेरा रात में होता था कि मैं 2-3 बजे सोती थी और सुबह उठ के फिर मैं दोपहर में सोती थी, तो एट द सेम टाइम मुझे फिर एग्जाम वाले दिन नींद आ गई उधर, ठीक है। तो फिर मतलब आई वॉज फाइटिंग विद माई स्लीप, और फिर उसी टाइम पे वो ध्यान देना पेपर के अंदर कि ये लिखा गया है, तो बहुत ज़्यादा वो टिपिकल हो जाता है फिर, ठीक है। तो अगर कोई मतलब आप लोग भी ऑब्वियसली ऐसे होंगे यार, स्टूडेंट लाइफ ऐसी ही होती है, रात भर पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब शांति रहती है। तो अगर आप लोग भी ऐसा करते हो तो थोड़ा सा चेंज करो, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन लोगों को अभी सुबह उठने की बिल्कुल भी हैबिट नहीं होगी। प्लस अगर आप लोगों का सेंटर बहुत ज़्यादा दूर आया है तो उस दिन भी आपको 4-5 बजे निकलना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ऐसा है कि हाँ एक दिन पहले ही आप लोग पहुंच जाओगे तो स्टिल पेपर के लिए तो उठना ही पड़ेगा जल्दी, है ना, और फिर आपको दिन में नींद आएगी अगर ऐसा हुआ तो आप लोग सुबह उठो। और दूसरी चीज़, अपने आप को थोड़ा सा सेफ रखो, मौसम अभी चेंज हो रहा है तो बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अभी आपको सर्दी वगैरह हो सकती है, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखो। ये अगर लास्ट के टाइम पे बीमार पड़ते हो तो इससे बुरी चीज़ कुछ नहीं होती है, ठीक है। और तीसरी चीज़, अच्छा खाओ। अभी आप लोगों को ऐसा खाना खाना है जिसे खा के नींद ना आए बहुत ज़्यादा, ठीक है। हैवी बिल्कुल नहीं आप लोगों को खाना है इस टाइम पे, हैवी इनटेक नहीं होना चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, और पानी, स्टे हाइड्रेटेड, जितना पी सकते हो पानी पीना है इस टाइम पे, क्योंकि फोकस जमाने के लिए आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड होनी चाहिए फॉर श्योर। तो ये कुछ चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना है। तो अपनी हेल्थ का रखना है, स्लीप का रखना है ध्यान। दूसरा,
हाँ, पढ़ाई का तो है ही, पढ़ना तो है ही यार देखो, ठीक है? उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ना कोई शॉर्टकट है। तो ये सारी वीडियो इन्हीं सब बातों के लिए थी और आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वो मेरी फाइनल वीडियो होगी इस वाले सीरीज़ के लिए और उसमें आई विल ट्राई टू मोटिवेट यू आर लिटिल कि मतलब कैसे यू हैव टू अटेम्प्ट द पेपर, क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए उस टाइम पे। मतलब एक तो हम इतना ज़्यादा एग्ज़ाम का प्रेशर ले लेते हैं ना कि कोई स्ट्रैटेजी याद ही नहीं आती हम लोगों को। तो उस पॉइंट पे आप आपके लिए क्या काम आ सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट नहीं हो या फिर आपके अंदर कामनेस नहीं आ रही है, तो क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं कि आप थोड़े से शांत अपने आप को रख सकते हो उस टाइम पे। तो इन सब चीज़ों के साथ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल नाउ एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक माई वीडियो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।